Hello all my students, I'm Shomiran Dotto and you're all following my YouTube videos. आज का जो मैटर जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में दैट इज़ अबाउट द चैप्टर नेम कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. It's a very important aspects of business for any sort of business. You can say working capital is the for any business fund is the blood for any sort of business. So fund requirement is an important measurement, you can say. What is the fund requirement for day to day expenditure? मतलब there are two sorts of fund requirement for a business. One for the long term, which is been basically invested in fixed assets, and another one the fund requirement for the day to day transactions, which is basically employed in the current assets. So there are two sectors of fund requirement, जिसमें से फिक्स एसेट्स में कुछ फंड फिक्स्ड हो जाता है, मतलब इन्वेस्टेड एम्प्लॉयड हो जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस. इट्स बीन ब्लॉक्ड, सो यू कैन नॉट चेंज दैट फिगर फ्रीक्वेंटली. सो नाउ द थिंग इज दैट कि द फंड विच इज बीन ब्लॉक्ड इन द करंट एसेट्स in the form of whatever it may be, in the form of, later on I'll discuss, that can be changed frequently, and that usually changes frequently. So what is happening over here is the fund requirement for the current assets, for the working capital. Basically working capital के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो अब हम लोग विचार करेंगे कि ये जो फंड रिक्वायरमेंट है कैसे कैसे फंड ब्लॉक होता है. बेसिकली फंड किस में ब्लॉक होता है? इफ़ इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है. तो दैट रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू द फिनिश गुड्स. तो तब तक के लिए ये स्टॉक में जो पैसा आपने लगाया वो ब्लॉक्ड हो गया. सो रॉ मटेरियल में सर्टन अमाउंट ब्लॉक हुआ. उसके बाद इस रॉ मटेरियल को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, इट विल टेक सम टाइम. मतलब ये कन्वर्जन पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. तो उस वर्क इन प्रोग्रेस में तीन एलिमेंट ब्लॉक होगा, तीन खर्चा ब्लॉक होगा. इट्स नॉट ओनली रॉ मटेरियल. हम लोग माल जब बनाते हैं तो सिर्फ रॉ मटेरियल लगता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट वेजेस लगता है, ओवरहेड्स का खर्चा लगता है. तो ऑल दिस थ्री एलिमेंट गेट्स ब्लॉक्ड इन द वर्क इन प्रोग्रेस. उसका भी ब्लॉकेज हो गया. मतलब दिस आर द फंड रिक्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस. आपको ये पैसा पहले ब्लॉक करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. उसके बाद सेल होगा बहुत दिन बाद, उसके बाद रियलाइज होगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जब माल खत्म हो जाता है, फिनिश गुड्स. तो फिनिश गुड्स होते ही ये माल मार्केट में बिक्री नहीं होता है. इट विल टेक सम टाइम टू सेल इट इन द बिजनेस. तो तब तक के लिए फिनिश गुड्स में जो भी आपने पैसा लगाया, अब फिनिश गुड्स कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड अगेन. सो ये सब में पैसा ब्लॉक्ड हो गया. उसके बाद अब ये माल को अगर कैश में सेल कर देते हो तो ओके, हियर एंड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड वर्किंग कैपिटल, यू कैन से. बट अगर यही माल आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो तब जाके अगेन आपका फंड ब्लॉक हो रहा है. बिकॉज क्रेडिट में सेल करने का मतलब ये होता है कि तुरंत आपका पैसा रियलाइज नहीं होता है. तो तब जाके डेटर्स में आपका पैसा ब्लॉक हो गया. अब इधर डेटर्स में पैसा ब्लॉक हो गया. डेटर्स का भी 3-4 एलिमेंट होता है, रॉ मटेरियल, ओवरहेड एंड डायरेक्ट वेजेस. एंड साथ ही साथ डेटर्स में एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मानते हैं, दैट इज द प्रॉफिट फैक्टर. अब इधर कुछ कंट्रोवर्सी है. देयर आर सर्टन ऑथर्स which does not take this profit as a part of the cost, whereas there are certain authors which usually takes this profit as a part of the cost, and it's been taken in the working capital, blockage in the working capital. So जब डेटर्स का कैलकुलेशन होगा, किसी बुक में आपको देखोगे कि आप प्रॉफिट नहीं लिया हुआ किया है, और किसी में देखोगे आप प्रॉफिट लेके किया होगा. हम एवरी टाइम वेन एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटर्स, आई एम गोइंग टू इंक्लूड प्रॉफिट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. सो ये हो गया आपका फंड रिक्वायरमेंट. जहाँ फंड आपका ब्लॉक हुआ, इसमें से आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? जैसे ये सिर्फ ब्लॉक हो रहा है आपके पास, आप सब दे रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है, तो कहीं से आपको बेनिफिट भी मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो तुरंत आपको पैसा देना पड़ रहा है. तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग रिलीफ ऑफ द फंड बीइंग ब्लॉक्ड ओवर देयर. सो वहाँ से आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है. आप रॉ मटेरियल खरीद लिया, पैसा नहीं देना पड़ रहा है. मतलब यू आर बीन अलाउड क्रेडिट from the seller, from your seller, you can say. तो एज ए होल अगर आपको वर्कर्स को देना होगा, उधर अगर कुछ लैक पेमेंट होगा तो वो भी आपको रिलीफ मिल रहा है. आपको तुरंत पैसा नहीं देना पड़ रहा है डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट ओवरहेड को भी तुरंत पैसा नहीं देना पड़ रहा है. ओवरहेड को उसका भी आप पैसा बाद में दे सकते हो. तो दिस आर द रिलीफ. सो ये जो है रिलीफ हुआ, ये ऊपर का जो मैंने डेटर्स तक डिस्कस किया था, दैट वाज ऑल ब्लॉक्ड.
माइनस ये जो रिलीफ आपको मिलेगा, तो ये सब रिलीफ को माइनस करने से आपके पास एक नेट फंड आएगा विच इज द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल राइट नाउ टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो यही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बेसिक मैटर, जो हम लोग क्लास में हम कॉपी में करके आप लोगों को दिखाएंगे। आई विल क्लैरिफाई इन ए मच प्रिसाइज्ड वे। मैंने अभी अभी जो चीज़ बताया इसी को हम प्रिसाइज्ड वे में कॉपी में करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। बट तो एक चीज़ तय है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको निकालना पड़ेगा करंट एसेट्स का जो पार्ट है, कितना कितना ब्लॉक्ड हुआ, माइनस कहाँ से आपको रिलीफ मिला। इसके लिए आपको सम पढ़ना पड़ेगा, सम देखना पड़ेगा और एज वेल एज सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। आप लोग अपना मैट को खोल के बैठो। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द सम in my in your screen. You can see that those sums in your screen, and thereafter we are going to start the solution of those sums. तो एक बार चलते देखने के लिए, but before that I tell you one thing, subscribe this channel अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है। तो चले एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग का पहला सम, क्लास का पहला सम from my mat, the first sum from my mat. The capacity of your organization is to produce 40,000 units of the valves per annum, but due to frequent power cuts the organization can produce at 60% capacity level. मतलब organization 60% capacity level में काम कर सकता है। मतलब कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 24,000 यूनिट्स आई कैन से। अगर 40,000 उसका एनुअल प्रोडक्शन है, मतलब एनुअल कैपेसिटी है, बट ही इज़ प्रोड्यूसिंग एट 60%, मतलब 24,000 यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कर रहा है। तो उस हिसाब से देखिए इधर मंथली सब दिया हुआ है हिसाब कि कॉस्ट एलिमेंट दिया हुआ है कि क्या क्या दाम है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 months। ध्यान से देखिए, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 months। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद 2 महीना स्टॉक में रह रहे। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब WIP इज़ हाफ अ मंथ, मतलब इस रॉ मटेरियल को गुड्स पे कन्वर्ट करने के लिए इट टेक हाफ अ मंथ। उसके बाद फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक, मतलब फिनिश गुड्स बनने के बाद ये 1 month रह जा रहा है, उसके बाद बिक्री हो रहा है। उसके बाद क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, मतलब हम लोग जब क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो 3 months क्रेडिट इज़ बीन अलाउड टू द कस्टमर। एंड ऑब्टेन फ्रॉम द सप्लायर, मतलब सप्लायर से भी हम लोग को रॉ मटेरियल का क्रेडिट मिला इज़ 1.5 months, मतलब हम लोग को ये रिलीफ मिला कि सप्लायर हम लोग को 1.5 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया। लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। देयर इज़ यूजुअली नो लैग इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, मतलब ओवरहेड्स आपको साथ ही साथ संग संग दे देना पड़ेगा, बट वेजेस के लिए आपका हाफ अ मंथ लैग पीरियड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम। ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ टू कैलकुलेट द मैटर। इधर सब मंथली कैलकुलेशन दिया हुआ, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा एनुअल प्रोडक्शन, उसका एक्चुअल एनुअल प्रोडक्शन कितना है और उसको मंथली प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इधर किया है एनुअल प्रोडक्शन 60% ऑफ 40,000, मैंने अभी अभी जो बताया उस हिसाब से आपका आया 24,000 इज द एनुअल प्रोडक्शन। तो मंथली प्रोडक्शन कितना होगा, 2,000 यूनिट्स, 24,000 डिवाइडेड बाई 12, ये आप लिख के रख सकते हो। मैंने लिख के रखा है 24,000 डिवाइड बाई 12, दैट इज 2,000 यूनिट्स द मंथली कैलकुलेशन। अब कैसे करेंगे सम को, एक बार आगे चलते ऊपर देखने के लिए। मैंने हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस विल बी द हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, 2 कॉलम बनेंगे जैसे BRS में बनता था वैसे ही बनेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़। पहला एलिमेंट रॉ मटेरियल, देखो मैंने 1 2 करके आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ये जो डबल लाइन दे के मैंने लिखी है ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए। दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ करंट एसेट्स जहाँ पर फंड ब्लॉक हुआ। नंबर 1 एलिमेंट्स रॉ मटेरियल, इधर बताया था कि रॉ मटेरियल 2 महीने के लिए स्टॉक में रह किया था, तो 2 एक मंथ का यूनिट्स प्रोड्यूस कितना था 2,000, हमने अभी अभी निकाला। मंथली प्रोडक्शन कितना था 2,000, तो 2 months इंटू 2,000 पर मंथ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल ये प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल का दाम कितना है दिया हुआ है 6, तो ये हो गया 2 months। पहले आप लिखेंगे मंथ्स कितना ब्लॉक रह रहे, उसके बाद पर मंथ कंजम्पशन कितना था रॉ मटेरियल 2,000 इंटू 6 रुपीज़ दाम, तो आ गया आपका 24,000 रुपीज़ रॉ मटेरियल में ब्लॉक्ड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट होता है कन्वर्जन प्रोसीजर, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और सेकंड एलिमेंट, देखो मैंने इधर लिखा सेकंड एलिमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, अभी काम थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है काम,
तो आगे बढ़ने से क्या होता है, आपको क्या लगता है, एक माल जब आप बना रहे हो, बी वेरी प्रैक्टिकल ओवर हियर, थिंक अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग कि व्हेनेवर यू आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स, what you require raw material perfectly, definitely you require raw material, as well as अगर ये इन प्रोसेस है तो डायरेक्ट वेजेस का भी सम पार्ट लग गया है, डायरेक्ट लेबर का भी, डायरेक्ट ओवरहेड का भी सम पार्ट लग गया है. यू कैनॉट से द एंटायर पार्ट इज बीन एम्प्लॉयड, बिकॉज अगर एंटायर डायरेक्ट वेजेस एम्प्लॉय हो चुका है, अगर एंटायर डायरेक्ट ओवरहेड एम्प्लॉय हो चुका है, तो वो माल को WIP नहीं बोला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोला जाएगा, उसको हम लोग फिनिश गुड्स बोल देंगे. अगर सब कुछ 100% एम्प्लॉय हो चुका है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो फिर उसको फिनिश गुड्स बोला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोला जाएगा. व्हाई इट इज वर्क इन प्रोग्रेस? बिकॉज द गुड्स, द जॉब इज नॉट येट बीन ओवर, अभी भी बीच सड़क पे है. तो बीच सड़क मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कभी भी आधा नहीं देते हम लोग, माल खत्म नहीं होगा ये सोचते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल कभी आधा लगाते हैं नहीं. जब हम लोग राइस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो बोल में हम लोग पूरा राइस, पूरा चावल दे देते हैं उसमें, बट हम लोग क्या ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो जाएगा इसलिए आधा चावल देते नहीं, हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट है पूरा चावल दे देते. मतलब फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इज नीडेड इन 100% मैनर. बट बाई चांस सोचो अगर ये राइस होते होते गैस खत्म हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वो माल WIP हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी तक वो चावल हुआ नहीं है, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ. तो दैट मीन्स उधर क्या हुआ, उधर आपका जो लेबर है और आपका जो ओवरहेड है वो पूरा नहीं लगा, बट आपका रॉ मटेरियल पूरा लग गया. तो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि रॉ मटेरियल विल बी एम्प्लॉयड 100%, बट बाकी जो भी एलिमेंट होगा, जैसे ये सब में डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड है, दोज एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज 50%. तो पहले हम बता दें इधर कि वर्क इन प्रोग्रेस का ड्यूरेशन क्या है, हाफ अ मंथ बोल दिया, हाफ अ मंथ. तो वर्क इन प्रोग्रेस हाफ अ मंथ, हाफ इंटू पर मंथ 2000 इंटू 6. इधर मैंने कुछ भी नहीं किया, रॉ मटेरियल इज बीन एम्प्लॉयड 100%, तो इसलिए मैंने 6000 इधर पूरा लिख दिया. बट डायरेक्ट लेबर के लिए क्या है, हाफ अ मंथ इंटू 2000 इंटू, देखिए इधर ध्यान से देखिए, इंटू 3 रुपया दाम है डायरेक्ट लेबर का, पर यूनिट कॉस्ट 3 इंटू 50%. देखो मैंने किया इधर ध्यान से देखो, इंटू 50% किया. एंड ओवरहेड के लिए भी वही किया, हाफ इंटू 2000 इंटू 4 कहाँ से आया, 4 पर यूनिट इज़ द ओवरहेड कॉस्ट इंटू 50%. मतलब ये दोनों में मैंने 50% लगाया, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर आप राइस बना रहे हो आपको चावल तो पूरा देना पड़ेगा, बट अगर बीच सड़क पे आपका गैस खत्म हो जाता है तो आपका लेबर, आपका ओवरहेड पूरा बच जाता है. दैट मीन्स पूरी एम्प्लॉय नहीं होता है, तभी उसको बोलते हैं WIP, मतलब नॉट येट खत्म, सेमी फिनिश गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं. सेमी फिनिश गुड्स में क्या होता है, रॉ मटेरियल पूरा लगता है इसलिए 100% लिया, बट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड जो ये समय एलिमेंट दिया हुआ ये सब 50% एम्प्लॉय करना पड़ेगा. तीनों को ऐड करते हुए जो आएगा, दिस इज द ब्लॉकेज इन वर्क इन प्रोग्रेस. तो इसको फाइनल कॉलम में लिख दिया, मतलब सेकेंड कॉलम में लिखा. उसके बाद नेक्स्ट रॉ मटेरियल खत्म, जैसे रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके बाद प्रोग्रेस होते होते एक टाइम आएगा जब माल खत्म होगा, जिसका नाम है फिनिश गुड्स. आवर थर्ड एलिमेंट इज फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स इधर बोल दिया, देखिए द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस दिया हुआ है. फिनिश गुड्स विल ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ, मतलब 1 महीना रखने के बाद ये फिनिश गुड्स सेल हो जा रहा है. तो देखो मैंने रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, मतलब फिनिश गुड्स में ये तीनों एलिमेंट मौजूद है, तभी तो ये गुड्स फिनिश्ड हुआ, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल जैसे लगा उस वैसे ही लेबर पूरा लगा, वैसे ओवरहेड भी पूरा लगा, तभी जाके ये माल को फिनिश गुड्स बोला जाता है. तो 1 मंथ इंटू 2000 इंटू 6 रुपया दाम है, 1 मंथ इंटू 2000 इंटू 3 रुपया दाम है, 1 मंथ इंटू 2000 इंटू 4 रुपीज़ दाम है. ये 4, 3, 6 सब दिया हुआ है, उस हिसाब से मैंने कर दिया. और करने के बाद इधर देखिए कोई 50% का झमेला नहीं है, क्योंकि द एंटायर गुड्स इज बीन फिनिश गुड्स, कंसिडर एज फिनिश गुड्स दिया हुआ है. तो इसको ऐड करते हुए इधर लिख दिया 26,000. अब नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे ही हमने फिनिश गुड्स बना दिए उसके बाद ये माल सेल होगा 1 महीना रहने के बाद. अभी हम लोग देखा कि फिनिश गुड्स कितना दिन रह रहा है स्टोर में, 1 मंथ. जैसे 1 मंथ का हम लोग लिखा, देखो इधर 1 सब में लिखा, क्योंकि 1 मंथ ब्लॉकेज हो रहा है. फिनिश गुड्स में जो भी पैसा मैंने लगाया वो 1 मंथ ब्लॉकेज हो रहा है. उस 1 मंथ के बाद फिनिश गुड्स क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स सेल हो जा रहे हैं. तो फिनिश गुड्स सेल होने के बाद ये कैश सेल्स का कंडीशन इधर दिया हुआ नहीं है, तो कंसीडरेशन टू बी टेकन एज क्रेडिट सेल्स. और ये भी दिया हुआ है कि क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 3 मंथ्स, मतलब हम लोग इधर क्रेडिट में सेल तो कर रहे हैं, एंड एज वेल एज हम लोग कस्टमर को 3 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं. तो डेटर्स में क्या क्या एलिमेंट होगा, सेम थिंग. डेटर्स जब हम माल बिक्री कर रहे हैं तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ फिनिश गुड्स आई एम सेलिंग आउट. इट्स डेफिनेटली फिनिश गुड्स को ही हम लोग सेल करते हैं. तो फिनिश गुड्स में क्या क्या एलिमेंट होता है,
दिस आर द 3 एलिमेंट्स। तो इधर देखो 3 एलिमेंट्स तो आ चुके हैं। मैंने साथ ही साथ प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया, क्योंकि हम जब भी सम करेंगे या आप लोग जब भी मेरा वीडियोस को फॉलो करोगे या मेरा पैटर्न को फॉलो करोगे, आप लोग भी डेटास कैलकुलेट करने के टाइम प्रॉफिट को एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ले लेना, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग पार्ट ऑफ द कॉस्ट लेते हैं। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग देखे थे कि प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। सो दैट्स वाई वाइल कैलकुलेटिंग डेटर्स हम ये समझ लेंगे, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट को हमने क्यों लिया, क्योंकि प्रॉफिट भी मेरा एम्प्लॉय हो रहा है, प्रॉफिट भी मेरा रियलाइज नहीं हुआ, ब्लॉकेज हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट को हम लोग पार्ट ऑफ कॉस्ट लेने के कारण इधर ये हो रहा है कि आपका 4 एलिमेंट होगा, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, प्रॉफिट। और क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड बोला है, तो 3 × 2000 सबका जो दाम है मैंने कर दिया, 3 × 2000, 3 × 2000। दिस इज कॉमन, 3 मंथ्स इज कॉमन टू ऑल, बिकॉज ये सब चीज़ डेटर्स में जितना ये सब एलिमेंट डेटर्स के एलिमेंट है, और डेटर्स 3 महीने के लिए ब्लॉक है, मतलब ये सब चीज़ 3 महीने के लिए ब्लॉक हो, तो 3 मंथ्स × 2000 पर मंथ प्रोडक्शन है, इंटू 6 × 3 × 4 × 5 करते हुए 96,000। तो ये सब को ऐड करने के बाद ये जो आया, ये सब को ऐड करने के बाद आपका आया 1,55,500, विच इज़ कंसिडर टू बी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब दिस आर द 4 एलिमेंट ऑफ ब्लॉकेज। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स, एंड नंबर 4 डेटर्स। करने के बाद ये आ गया आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 1,55,000। अब हम लोग को देखना है कि ये तो मेरा ब्लॉकेज है, अब कहाँ से मेरे को रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ कहाँ से मिल रहा है, लेस। जो रिलीफ मिलेगा वो हमको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब तो मैंने ये पकड़ लिया था कि हमने कैश में दिया, मतलब हमने पेमेंट कर दिया, बट कहीं कहीं हमको पेमेंट नहीं करना पड़ा, जैसे कुछ लेबर लोगों को पेमेंट नहीं करना पड़ा, या क्रेडिटर्स को पेमेंट देरी करके करना पड़ा। मतलब लेबर करना नहीं पड़ा, मतलब आज नहीं करना पड़ा, मेरे को देरी करके करना पड़ा। दैट मीन्स देयर आर सम क्रेडिट बीन अलाउड बाय देम ऑल्सो टू मी। जैसे हमने किसी को क्रेडिट अलाउ किया माल सेल करने के टाइम, वैसे किसी ने भी मेरे को भी क्रेडिट अलाउ किया। जैसे मैंने जिससे माल खरीदा, मैंने जिसको एम्प्लॉय किया एज अ लेबर, जैसे देखो इधर दिया हुआ है, सम को फॉलो करो, एंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल इज 1.5 मंथ। मतलब जैसे हम लोग क्रेडिट अलाउ किया कस्टमर को 3 मंथ्स, वैसे क्रेडिटर्स से जिससे मैंने माल खरीदा उससे भी हमने 1.5 महीने का क्रेडिट हमको मिला। तो 1.5 मंथ का जो क्रेडिट मिला उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, लेस क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 1.5 मंथ, मतलब 1.5 × 2000 इंटू जो भी दाम होगा गुड्स का, रॉ मटेरियल का जो दाम होगा 6 × 6 करने से 18,000। सिमिलरली इधर बोला गया है कि लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ अ मंथ, मतलब हम लोग हाफ मंथ के बाद पेमेंट कर सकते हैं, मतलब 15 दिन में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वेजेस होल्डर को। तो ये एक फ़ायदा ही हुआ ना, तो 15 दिन का फ़ायदा ही होता है, तो वो भी करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स फॉर डायरेक्ट लेबर हाफ मंथ, हाफ × 2000 × 3 रुपीज़ करके लेबर का दाम है, देखिए तो ये कर दिया, ये दोनों को ऐड करके इधर लिखा, इसको इससे लेस कर दिया, तो आपका आ गया नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज 1,34,500। So this is all about the working capital requirement, the very first class of working capital requirement, the very basic sum of us working capital requirement, जिससे हम लोग ये देखा कि कहाँ कैसे ब्लॉक्ड होता है फंड। there are the four elements you will find in almost all the sums. The 4 element means raw material, हम लोग 4 elements को कैसे डिवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। सोचो अगर कोई सम में रॉ मटेरियल, हम सोचो ऐसे हो सकता है, दिस आर द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट किया मैंने फिनिश गुड्स में, तभी जाके कन्वर्जन पीरियड के एक तो मामला आया। सोचो अगर कोई बिजनेस हम लोग रेडीमेड माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो तब जाके उधर रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब जाके वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं होगा, तब डायरेक्टली फिनिश गुड्स होगा। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि हम फिनिश गुड्स खरीद रहे और साथ ही साथ फिनिश गुड्स को रखते हुए हम उसको बेच रहे, तो उधर फिनिश गुड्स होगा, डेटर्स होगा, और फिनिश गुड्स को खरीदने में जो मेरे को क्रेडिट पीरियड अलाउ हुआ, मतलब देयर विल बी 3 एलिमेंट्स। अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल का सवाल नहीं उठता है, तो रॉ मटेरियल का सवाल नहीं उठता, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हम माल नहीं बना रहे, हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे उधर, तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को डायरेक्टली मार्केट से खरीद रहे हैं। दैट मीन्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस वेयर आई एम परचेजिंग डायरेक्ट फाइनल गुड्स एंड आई एम सेलिंग आउट इन द मार्केट। तो तब जाके ये 2 एलिमेंट नहीं होगा, तब डायरेक्टली फिनिश गुड्स होगा, डेटर्स होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आगे जाके हम लोग जब सम देखेंगे तब और क्लियर होगा कंसेप्ट। तो फिलहाल इधर ये जो कंसेप्ट है रॉ मटेरियल का कंसेप्ट हम लोग देखा, वर्क इन प्रोग्रेस का कंसेप्ट देखा, उसमें हम लोग ये भी देखा
कि वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल तो 100% यूटिलाइज होता है, बट बाकी दोनों चीज़ 100% यूटिलाइज नहीं होता है, 50% ही यूटिलाइज होगा। कोई भी समय अगर ये परसेंटेज दिया रहता है तो आपको वही परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो आपको 50% ही अप्लाई करना पड़ेगा, बोथ इन केस ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, और अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस होगा तो। वैसे ही फिनिश गुड्स का भी तीन एलिमेंट होगा, और तीनों एलिमेंट ही 100% यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज द गुड्स इज कन्वर्टेड फाइनली। एंड देयर आफ्टर डेटर्स में भी 3 एलिमेंट तो लेना ही होगा, साथ ही साथ 4th एलिमेंट भी आएगा जो प्रॉफिट एलिमेंट होगा, विच इज़ टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू फॉलो द मेथड वेयर डेटर प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, दैट्स वाई आई हैव टेकन प्रॉफिट एज ए पार्ट ऑफ डेटर्स। बहुत सारा सम में देखोगे नहीं लिया हुआ है, बट यू आर नॉट रॉन्ग, दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग। सो ये ऐड करने से, ये जो आया 4 एलिमेंट को ऐड करने से आया आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इस ग्रॉस में से हमको देखना पड़ेगा कहाँ से हम लोग को रिलीफ मिला। ये सब में 2 जगह से रिलीफ मिला था, एक जिससे हमने खरीदा माल, मतलब रॉ मटेरियल मैंने जिससे खरीदा, सप्लायर हैज़ अलाउड अ क्रेडिट टू अस, एज वेल एज डायरेक्ट लेबर लोगों को भी हाफ मंथ का लैक पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। ये दोनों लेस करने के बाद आया 1,34,500 इज़ द नेट वर्किंग कैपिटल। सम नंबर 2 और नेक्स्ट सम जिसमें दिया हुआ है कि आपको एनुअल एक्टिविटी इज़ 52,000 यूनिट्स, मतलब एनुअली इतना यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। सम में दिया हुआ है सम नंबर 2 ऑफ आवर मैट, और कॉस्ट एलिमेंट दिया हुआ है रॉ मटेरियल 8, डायरेक्ट लेबर 2, ओवरहेड्स 6, प्रॉफिट दिया हुआ है। उस हिसाब से रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 4 वीक्स, मेटल आर in process on an average for 2 weeks, finished products are in stock on an average for 6 weeks, credit allowed to customer 8 weeks, credit allowed by supplier of goods 4 weeks, lag in payment of wages 1.5 month it is necessary, मतलब overhead का कुछ lag दिया हुआ नहीं है, और it is a cash in hand at bank to be maintained at 75,000। मतलब ये सब में तो ब्लॉक हो ही रहे। हम लोग 4 एलिमेंट देखा था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स, इसमें से तो ब्लॉक हो ही रहे। साथ ही साथ ये इस बिजनेस में कैश भी रखना पड़ेगा, लिक्विड कैश भी रखना पड़ेगा, दैट इज 75,000। तो ये भी एक ब्लॉकेज है, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे ये सम में। तो देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। लास्ट सम में हम लोग देखा था कि मंथली कैलकुलेशन होते हुए, इधर देखिए सब वीक में दिया हुआ है, टाइम लैग वीक में दिया हुआ है, सब वीक में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो एनुअल प्रोडक्शन है 52,000 यूनिट्स, इसको वीकली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीकली प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द 52,000 यूनिट्स विच इज़ द एनुअल प्रोडक्शंस। तो उसको वीक में कन्वर्ट करने का, एक साल में कितना वीक होता है, 52 वीक्स होता है। तो चलो चलते देखने के लिए एक बार सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए मैंने इधर लिखा ईयरली प्रोडक्शन 52,000 यूनिट्स, और वीकली प्रोडक्शन विल बी 52,000 डिवाइडेड बाई 52। ये 52 इज़ द नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, तो 1,000 यूनिट्स विल बी योर वीकली प्रोडक्शन। 1,000 यूनिट्स विल बी योर वीकली प्रोडक्शंस। तो ये समझ में आया। ये सम में मैंने वीकली में कन्वर्ट किया, क्योंकि हर एक टाइम लैग वीक में दिया हुआ है। लास्ट सम में जो हम लोग किया था उसमें मंथली था, इसलिए हम लोग मंथली में कन्वर्ट किया। इधर वीकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कौन से समय वीकली में जाना है, कौन से समय मंथली में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, और डिफरेंट सारा पैरामीटर्स है जो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे फ्यूचर में। चले आगे देखते हैं सॉल्यूशन। अगेन द सेम थिंग, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इधर मैंने लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स, नंबर 4 डेटर्स। तो ये 4 एलिमेंट तो पक्का है। साथ ही साथ और एक एलिमेंट आएगा इधर कैश एट बैंक, को हम लोग देखेंगे कैसे उसको डील किया जाएगा। तो इधर रॉ मटेरियल कितना दिन रह गया, देखो रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 4 वीक्स। तो 4 वीक्स इंटू पर वीक 1000 करके है, इंटू 8 रुपीज़ रॉ मटेरियल का दाम है, तो करके लिख दिया मैंने 32,000 इस कॉलम में। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का सेम कंडीशंस अप्लाइड होगा। रॉ मटेरियल के लिए कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, देखो प्रोसेसिंग पीरियड कितना है, बोल दिया ऑन एन एवरेज 2 वीक्स, ऑन एन एवरेज फॉर 4 वीक्स, रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज, मटेरियल इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर 2 वीक्स, मतलब प्रोसेसिंग पीरियड इज 2 वीक्स दिया हुआ है। तो 2 इंटू 1000 इंटू 8, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल, 2 इंटू 1000 इंटू 2 फॉर डायरेक्ट लेबर बट इंटू 50%, और ओवरहेड्स 2 इंटू 1000 इंटू 6 and that also into 50%। ये करने से आपका आ गया 24,000। So this is how you have to deal with the work in progress, where raw material will be considered as 100%, but direct labor and overhead will be considered as 50% of the
थिंग. उसके बाद आवर थर्ड एलिमेंट फिनिश गुड्स कितना दिन रह रहा है ऑन एन एवरेज फॉर 6 वीक्स. वेरी गुड. 6 into 1000. तो ये तो सिमिलरली जैसे हम लोग करते, जैसे मैंने दिखाया था, दाम जो है और वीक इंटू वीकली प्रोडक्शन या मंथ इंटू मंथली प्रोडक्शन, ये याद रखिएगा. वीक इंटू वीकली प्रोडक्शन या मंथ इंटू मंथली प्रोडक्शन. उसके बाद उसका इंडिविजुअल दाम करने से आपका ब्लॉकेज आ गया इन फिनिश गुड्स. सिमिलरली डेटर्स का भी वही होगा. डेटर्स का ये पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितना है, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 8 वीक्स. तो वही 8 इंटू वीकली प्रोडक्शन इंटू जो दाम है. इसमें प्रॉफिट को भी कंसीडर कर लिए. करने के बाद 1,60,000 मैंने इधर लिख दिया. तो ये हो गया आपका चारों एलिमेंट ऐड करते हुए 3,12,000. इधर एक चीज़ आप लोगों को बता दें, हम कैश एंड कैश एट बैंक बोला तो हम लोग इधर भी कैश एंड कैश को ऐड कर सकते थे. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करने से ये फिगर बढ़ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर हम लोग वो फिफ्थ एलिमेंट हो जाता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड कर, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स. डोंट फॉरगेट दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स which you have seen in the balance sheet. So as well, our fifth element, cash and cash equivalents, which is also a part of the current assets. So we can add over here before taking into consideration, before writing this gross working capital. उसके पहले भी हम लोग इधर लिख सकते हैं cash and cash equivalent बोल के 75,000 and that will be better. मैंने इधर क्या किया, मैंने सब कुछ करने के बाद लास्ट में जगह 75,000 ऐड किया. आप लोग इस 75,000 को कहाँ करेंगे, इस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के पहले ऐड कर देंगे. समझ में आया कि नहीं आया. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. मैंने इधर मिस्टेक कर लिया था बट मैंने काटाकुटी नहीं किया. इट्स नॉट मिस्टेक एक्चुअली, ये भी भूल नहीं है, बट देन अगेन द परफेक्शन इज, अगर आप लोग इधर करोगे तो करने के बाद आएगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. समझ में आया कि नहीं आया. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट लास्ट, मेक इट इन द एज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स. तो इसमें ऐड कर दो. करने के बाद ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा. उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर्स फॉर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है कि सप्लायर कितना वीक का लैक पेमेंट हो रहा है. सप्लायर इज बीन अलाउड 4 वीक और लैक पेमेंट इन डायरेक्ट लेबर इज 1.5 वीक. तो इस हिसाब से मैंने जैसे करना चाहिए कैसे कर दिया. करने के बाद अल्टीमेटली अगर 75,000 की इधर भी ऐड करोगे तभी यही आंसर आएगा. अगर इधर ऐड किया तो यही आंसर आएगा. द आंसर विल रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस. तो ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग. आज का क्लास का जो मैटर हमने डिस्कस किया ध्यान से एक बार देखिए. उसके बाद हम लोग डेफिनेटली विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मैटर. पहले ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या क्या किया हम लोग. Our next sum number 5. From the following information, prepare a statement showing the estimated working capital requirement, same, projected sales, this, selling price per unit 60. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 दिया. इधर देखिए ब्रेकअप डायरेक्टली नहीं दिया, आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा. 40% मटेरियल, लेबर 30%, ओवरहेड 20% एंड प्रॉफिट 10%. तो उस हिसाब से आपको ब्रेकअप करके लिखना पड़ेगा. सम में आप एक बार करके देख लोगे कि ये ब्रेकअप और दिखाओगे, ये एलिमेंट को दिखाओगे एक बार सब में एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग. शो दिस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. टाइम लैग दिया हुआ है ऑन एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक. इधर भी वीकली दिया हुआ है. सो वीकली दिया हुआ है मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस जो प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स है, एनुअल सेल्स मतलब ये एनुअल प्रोडक्शन होगा, इसको वीकली में कन्वर्ट करना होगा. तो एक बार चलते देखने के लिए. और एक पार्ट है जो लास्ट एकदम लास्ट पॉइंट, कैश इन हैंड इस एक्सपेक्टेड टू बी 10%. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी नहीं डिस्कस करते, बाद में डिस्कस करेंगे. तो एक बार देखते हैं कि कैसे क्या होता है. पहले कॉस्ट एलिमेंट को कैसे लिखा जाएगा वो देख ले एक बार. देखिए कॉस्ट एलिमेंट को कैसे लिखा है. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अमाउंट पर यूनिट. मटेरियल बोल दिया था, देखिए मटेरियल बोला है 40% ऑफ 60, तो 40% ऑफ 60 लिख दिया 24. लेबर 30% ऑफ 60 कहाँ से आया, सेल प्राइस इज 60 बोल दिया इधर. तो उस हिसाब से करते गया. ओवर है 20% ऑफ 60 12 एंड प्रॉफिट 10% ऑफ 66. ये चारों मिला के देखिए आएगा 60 रुपीज़ सेलिंग प्राइस. तो दिस आर द एलिमेंट. ये एलिमेंट निकाल लिया. इससे क्या होगा, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब फटाफट हो जाएगा 24 18 12 6. रॉ मटेरियल का दाम, लेबर का दाम, ओवरहेड का दाम और प्रॉफिट इतना है. उसके बाद आवर नेक्स्ट वर्किंग एनुअल प्रोडक्शन 26,000 यूनिट्स. वीकली प्रोडक्शन कितना होगा, 26,000 डिवाइडेड बाय 52. तो एनुअल प्रोडक्शन इधर 26,000 यूनिट्स. वीकली प्रोडक्शन इधर वही होगा जैसे हमने किया 500 यूनिट्स.
उसके बाद हम लोग जाएंगे जैसे हमने किया है, जैसे मैंने शुरू से किया कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट पार्ट। अब देखो मैंने और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके नहीं दिखाया क्योंकि एग्जाम में भी आप लोग को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। पहला दो सम में मैंने दिखा था कि कैसे कैसे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इधर बोल दिया, रॉ मटेरियल कितने दिन रह रहा है, ये सब चीज़ तो अभी ईजी होगी आपके लिए। रॉ मटेरियल इन स्टॉक फॉर 3 वीक्स तो बोल दिया 3 इंटू दिस इंटू 24 दाम है, हमने अभी निकाला 24। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल में पूरा लेना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोसीजर प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस 4 वीक्स तो 4 वीक लिख दिया मैंने। रॉ मटेरियल के लिए 100%, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड के लिए 50-50%। फिनिश गुड्स का वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी बताया तीनों चीज़ 100% लेना पड़ेगा। डेटर्स में सॉरी एक्सक्यूज़ मी, डेटर्स में आपको पूरा एलिमेंट लेना पड़ेगा इंक्लूडिंग द प्रॉफिट एलिमेंट। और डेटर्स का टाइम पीरियड देखो दिया हुआ है। क्रेडिट अलाउड क्रेडिट टू डेटर्स इज़ 5 वीक, अलाउड टू डेटर्स इज़ 5 वीक। तो 5 वीक के हिसाब से मैंने किया 5 इंटू 500 दिस करके किया। तो ये सब को ऐड करने से आपका आ गया इधर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इधर देखिए एक चीज़ है, इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग इधर नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इसका फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट को देखिए, फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है कैश इन हैंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। कैश इन हैंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। ये सम में दिया हुआ है, एग्जैक्टली द फिगर इज नॉट बीन गिवन। जैसे हम लोग लास्ट सम में देखा था, अगर फिगर दिया होता तो हम लोग इधर उसको ऐड कर देते, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के ऐड कर सकते थे। बट इन दिस सम द फिगर राइट नाउ इज़ नॉट अवेलेबल टू यू, दैट्स वाई हम लोग को आगे जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे ही रिलीफ कहाँ से मिल रहा है, रिलीफ इधर तीनों जगह से मिल रहा है। देखिए सम में दिया हुआ है क्रेडिट टू सप्लायर 3 वीक लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड। इधर वेजेस का भी लैग पेमेंट हो रहा है, ओवरहेड्स का भी लैग पेमेंट हो रहा है, मतलब तीनों चीज़ से ही हम लोग को एक रिलीफ मिल रहा है। 3 वीक का रिलीफ मिल रहा है सप्लायर से। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 3 इंटू 5 इंटू 24। क्रेडिटर्स फॉर डायरेक्ट लेबर से हम लोग को मिल रहा है 2 वीक्स और ओवरहेड से भी हम लोग को 2 वीक्स। ये कैलकुलेट करने के बाद आया हम लोग का 2,79,000। बट आई कैनॉट कंसिडर दिस वन एज नेट वर्किंग कैपिटल क्योंकि हम लोग को कैश ऐड करना पड़ेगा। कैश ऐड करने के बाद जो फिगर होगा वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल। आई रिपीट, ये सब चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया जो हमने शुरू से किया, एक बार देख लीजिए। बट इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कैश ऐड करने के बाद नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। तो क्या बोला कैश के बारे में कि 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो दैट मीन्स कैश को ऐड करने के बाद अगर आएगा का नेट वर्किंग कैपिटल तो इसको क्या बोलेगा 90%। तो देखिए ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के मैंने क्या किया 2,79,000 डिवाइड बाई 90, मतलब इसको 90% कंसीडर करेगा तो इंटू 10/90 करने से 31,000 आ जाएगा। करने से ही आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। दैट मीन्स इधर क्या बोला गया कि 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल आपको कैश रखना है। तो दिस इज नॉट द नेट वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड करने के बाद आएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब तो ये हो गया आपका 90% क्योंकि इसमें 10% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100%। तो ये हो गया 90%, तो 10% क्या होगा डिवाइड बाई 90 इंटू 10 करने से आएगा 31,000। दैट विल गिव यू नेट वर्किंग कैपिटल 3,10,000। So this is all about today's matter और आप लोग देखते रहो। एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशंस आप लोग मेरे को फ़ोन कर सकते हो। एनी सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू कैन कॉल मी अप, यू कैन व्हाट्सएप मी। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, एन्जॉय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड हैव गुड बाय।